तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं कन्नाडी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि एक तेलुगु रोमांटिक हॉरर मूवी है। एक प्यारा सा कपल है जो कि एक अजीब और डरावनी सी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब दोनों अनजाने में एक शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो वहां से अपने घर लौटते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी हालत ख़राब कर देता है। हाल ही में मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी है ये उनमें से मेरी फेवरेट बन चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म में एक्चुअली दो टाइमलाइन दिखाई गई है, एक 2035 की और एक 2013 की। कहानी की शुरुआत फ्यूचर से होती है, यानी कि 2035 से, जहां पर हम डॉक्टर थरुण को देखते हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने पोते से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, वो भी 3D स्टाइल में। तभी वहां पर कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट आते हैं। उनका कहना था कि वो लॉजिकल माइंड और सुपर नेचुरल फोर्सेस जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर थरुण एक साइकेट्रिस्ट होने के साथ पैरा साइंटिस्ट भी थे, इसलिए वो उनसे डिस्कस करने आए थे। वो लोग बताते हैं कि हाल ही में हम एक पुनर्जन्म के केस पर स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि दिल्ली में रहने वाली 4 साल की मनीषा नाम की एक छोटी बच्ची अचानक से खुद को सुमन बताने लगती है और उसका घर राजस्थान में है जहाँ पर उसके असली माँ बाप रहते हैं, जिसे वहां जाकर उसने पहचाना भी। और शॉकिंगली वहां पर सच में सुमन नाम की लड़की रहती थी जिसकी 5 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिस पर डॉक्टर थरुण बताते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और उन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब केस के बारे में बताने लगते हैं जो कि उनके सामने 2013 में आया था और उस केस ने उन्हें भी हिलाकर रख दिया था। और अब यहाँ से कहानी 2013 में जंप करती है जहाँ पर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि गरीब बस्ती के बच्चों को फ्री स्कूल बैग्स बांट रही थी। इनका कहना था कि ये किसी फाउंडेशन से आए हैं। इसी दौरान उन्हें एक बच्ची के बारे में पता चलता है जिसे उसका टॉक्सिक बाप स्कूल भेजने के बजाय लोगों के घर में काम करवाता था, लेकिन फिर भी वो बच्ची बैग मांग रही थी। उसका कहना था कि मैं इसे पहनकर स्कूल वाला फी ले लूंगी। उसकी मासूमियत को देखकर वो लोग उसको बैग दे देते हैं, लेकिन तभी उसका वो टॉक्सिक बाप आ जाता है और बच्ची से बैग छीन लेता है और उसे मारता भी है कि काम पर जाने के बजाय यहाँ पर टाइम पास कर रही है। जिस पर वो लड़की उस आदमी से कहती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, बच्चों से काम करवाना इलीगल है, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी बहुत बदतमीज होता है, वो उसे भी थप्पड़ मार देता है और बाकी सबसे भी मारपीट करता है और उन्हें बच्चों की तरह वहीं धूप में बैठे रहने की सजा भी देता है। और वो सब चुपचाप बैठ भी जाते हैं क्योंकि वो एक गुंडा टाइप का आदमी था और बस्ती के बाकी गुंडे भी उसके साथ थे। लेकिन इन गुंडों को ये नहीं पता था कि इस लड़की का हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है, कबीर सिंह टाइप, इसलिए ये तो उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन इसके साथ वाला लड़का उसे चुपके से मैसेज भेज देता है। बस फिर क्या था, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी प्रीति को कोई टच किया है, वो कबीर सिंह की स्टाइल में अपनी बुलेट लेकर निकल पड़ता है। वहां आते ही सबसे पहले वो अपनी प्रीति को देखता है जिसे वो प्यार से बटरफ्लाई कहकर बुलाता था। उसकी बटरफ्लाई रो रही थी और उसको रुलाने वाले सामने खड़े थे जिन्हें वो कुछ नहीं बोलता, सीधा जाकर जलती हुई आयरन उठाकर एक के मुंह पे चिपका देता है और फिर वो बाकी सबको भी धोबी के कुत्ते की तरह मारता है। फिर आखिर में उनका लीडर मैदान में आता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है। लेकिन फिर इन सब के बाद बटरफ्लाई नाराज हो जाती है। प्यार तो वो भी बहुत करती थी, लेकिन उसे उसका मारपीट करना पसंद नहीं था। वो कहती है कि मैं इस मैटर को अपनी तरह से हैंडल कर लेती, मारपीट करने की क्या जरूरत थी। जिस पर उसे प्यार से मनाता है कि देखो बटरफ्लाई, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम पर कोई आज भी आएगी तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। उसने तो तुम पर हाथ उठाया था, फिर भी उसे जिंदा छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, तुम्हारी वजह से। बस ये जानकर खुश रहो। यहाँ मैं बता दूं कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है और शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं। और शादी के बाद बटरफ्लाई का आज पहला बर्थडे था। रात में दोनों मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर वो केक वगैरह काटते हैं, कुछ रोमांटिक पल शेयर करते हैं और फिर लॉन्ग ड्राइव पर घूमने निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बैरिकेड लगा मिलता है और वहाँ पर एक आदमी उन्हें बताता है कि सामने एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आप बाजू वाले रास्ते से निकल जाइए। फिर वो उसी रास्ते से निकल जाते हैं। इसी दौरान वो लड़का रोमांटिक होने लगता है और बटरफ्लाई को किस करने लगता है। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है तो तुरंत गाड़ी संभालता है। वो गाड़ी तो साइड से होकर निकल जाती है, लेकिन ये दोनों सामने खड़ी एक रोड रोलर से टकरा जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि दोनों बच जाते हैं, उन्हें ज़्यादा चोट वोट भी नहीं आई थी। लेकिन इनके कार का सत्यानाश हो गया था, ऊपर से सुनसान टाइप एरिया था। बटरफ्लाई तो परेशान होने लगती है और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बटरफ्लाई का नाम असल में दिया है और उस लड़के का नाम ऋषि है। ऋषि देखता है कि सामने एक घर था, वो कहता है कि उन्हीं से जाकर हेल्प मांगते हैं। लेकिन जब वो आगे जाकर देखते हैं तो घर पर तो ताला लगा था। तभी पता नहीं क्यों दिया को घबराहट सी होने लगती है, कहती है कि पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी वो देखती है कि वहाँ पास में ही शमशान था और वहाँ किसी की चिता भी जल रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है।
कहती है कि ऋषि प्लीज यहाँ से तुरंत चलो। लेकिन ऋषि कहता है कि अरे तुम इतना डर क्यों रही हो, शमशान के पास कोई ना कोई तो होगा ही, चलो देखते हैं। लेकिन दिया कहती है कि यहाँ कोई नहीं है ऋषि, प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन ऋषि उसकी नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर शमशान तक लेकर जाता है, जहाँ वाकई में कोई नहीं होता। दिया कहती कि देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है, प्लीज यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन तभी दिया देखती है कि ऋषि अचानक गायब हो गया था। वो बहुत घबरा जाती है और तभी अचानक से ऋषि आकर उसको डरा देता है और वो नीचे गिर पड़ती है। ये देखकर ऋषि हंसने लगता है, जिस पर दिया को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम पागल हो क्या, ये कोई टाइम है मजाक करने का, और नाराज होकर चली जाती है। फिर वहां से दोनों घर आ जाते हैं और आते ही ऋषि दिया से चिपकने लगता है, लेकिन दिया उसे दूर कर देती है। कहती कि अब हम शमशान से आए हैं, बिना नहाए मुझे छूना भी मत। इसके बाद वो नहाने चली जाती है। तभी इसी दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि शॉकिंगली मिरर में दिया नहीं बल्कि किसी और लड़की का चेहरा दिख रहा था। दूसरी तरफ ऋषि दिया से पहले नहाकर निकल गया था। इसी दौरान वो मिरर के सामने जाकर कंघी करने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि शीशे में उसकी जगह किसी और आदमी की शक्ल दिख रही थी। जिससे डरकर वो पीछे हट जाता है और परेशान हो जाता है कि ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। फिर डरते डरते वो मिरर के सामने दोबारा देखने जाता है। इस बार भी उसे अपनी जगह पर वही दूसरे आदमी का चेहरा दिख रहा था, जिससे डर कर वो रूम से ही बाहर भाग आता है। इतने में दिया भी नहाकर निकल आती है और वो ऋषि को भागते हुए देख ली थी, जिस पर पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। जिससे कि ऋषि समझ जाता है कि ये मुझे देखकर नहीं चौंकी, इसका मतलब मेरा चेहरा ठीक है। लेकिन फिर शीशे में कोई और क्यों दिख रहा था। खैर वो अभी दिया को कुछ नहीं बताता कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, और नॉर्मल बनने की एक्टिंग करने लगता है। फिर दिया अपने रूम में चली जाती है और ऋषि एक बार फिर से मिरर में देखने जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका चेहरा बदला हुआ ही दिख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दिया भी अब शीशे के सामने जाती है तो भी देख लेती है कि शीशे में उसकी जगह किसी और दूसरी लड़की का चेहरा दिख रहा था। ऋषि की तरह वो भी घबरा जाती है कि मेरे चेहरे को क्या हो गया। फिर वो दोबारा शीशे में देखती है तो फिर उसे वही लड़की दिखाई देती है, जिससे वो भी डर कर रूम से बाहर भाग आती है। और ऋषि की तरह वो भी ये बात छुपा लेती है कहीं ऋषि परेशान ना हो जाए, और ऋषि के जैसे नॉर्मल बनने की एक्टिंग करने लगती है। मतलब दोनों में इतना प्यार है कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में एक दूसरे को बता भी नहीं रहे कि कहीं दूसरा परेशान ना हो जाए, और वो ऐसे ही लंच करने लगते हैं। फिर इसके बाद ऋषि बाहर आ जाता है। अब वो फ़ोन में अपनी व्हाट्सएप वाली डीपी चेक करता है तो शॉकिंगली उसमें भी वही आदमी की फ़ोटो थी। फिर परेशान होकर वो अपने दोस्त को ही कॉल कर देता है, लेकिन अचानक उसके कान में तेज़ करंट का झटका सा महसूस होता है, जिससे उसका कान बिल्कुल झन्ना सा जाता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त हेलो हेलो किया जा रहा था, तो फिर वो लाउड स्पीकर ही ऑन करके बात करता है कि भाई मैं तुझसे कल बात करूंगा, और फ़ोन काट देता है। अब उसे लगता है कि जब भी मैं अपना कान बंद करके कुछ बोलता हूँ तो कान में झटका सा क्यों लग रहा है। अब वो दोनों कान बंद करके बोलकर देखता है तो उसे वापस वैसा ही झटका लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि मेरा सोचना बिल्कुल सही है, कान कवर करके बोलने से ही झटका लग रहा है। दूसरी तरफ दिया भी देख लेती है कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल वगैरह सब बदल गई थी। यहाँ तक कि जब वो फ़ोन के फ्रंट कैमरे से देखती है तब भी दूसरी लड़की ही दिख रही थी। अगले सीन में ऋषि रूम में बैठकर अपने कान मसल रहा था। तभी दिया आकर उसे करते हुए देख लेती है और पूछती है कि तुम्हारे कान में क्या हुआ है। तो ऋषि झूठ बोल देता है कि अरे वो नहाते वक्त कान में पानी चला गया था। फिर वो दिया को अपने पास बैठाकर पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, मेरे चेहरे में तुम्हें कुछ अजीब दिख रहा है। लेकिन दिया को लग रहा था कि वो हर बार की तरह मस्ती कर रहा है, इसलिए उसे दूर कर देती है कि छोड़ो मुझे, हटो। लेकिन इसी बीच वो अपना चेहरा आईने में देख लेती है और डर के मारे उछल पड़ती है और डरी सहमी सी बैठ जाती है। ये देखकर ऋषि पूछता है कि दिया क्या हुआ। तब दिया उसे बताती है कि मुझे आईने में कोई दूसरी लड़की दिख रही है, और शीशे के सामने खड़ी होकर दिखा भी देती है। ये देखकर तो ऋषि के होश ही उड़ जाते हैं कि दिया के साथ भी यही हो रहा है। अब वो भी सोच लेता है कि मुझे भी इसे बता ही देना चाहिए। उससे कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो तुम पैनिक मत करना, और शीशे के सामने जाकर उसे दिखा देता है। लेकिन दिया उस दूसरे आदमी को देखकर डर जाती है। दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद दिया कुछ ऐसा देख लेती है कि डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, और ऋषि को वॉल की तरफ पॉइंट करके बताती है, जहां वो देखता है कि उनकी कपल फोटो तक बदल चुकी थी। दिया तो घबराहट के मारे कांपने लगती है और वो बस रोए चली जा रही थी, और ऋषि उसको संभालता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले सीन में ऋषि दिया को लेकर बाहर बैठा था। दोनों इस सोच सोच कर परेशान हो जा रहे थे कि आखिर उनके साथ ही क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। तभी ऋषि कहता है कि जब से हम शमशान से आए हैं तब से ये हो रहा है। लगता है वहां से हमारे ऊपर आत्माएं चिपट गई हैं और वही हमें शीशे में दिख रहे हैं। फिर वो दिया से कहता है कि देखो तुम डरना मत, मुझे चेक करना है कि हमारी प्रॉब्लम सेम है कि नहीं। एक बार जरा अपने कान बंद करके कुछ बोलना तो।
फिर दिया जब अपने कान बंद करके कुछ बोलती है तो उसे भी तेज झटका लगता है और वो घबरा जाती है, जो कि नेचुरल था। ऋषि उसे संभालता है और समझाता है कि इस बारे में अभी मॉम को कुछ मत बताना, पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये असल में है क्या। फिर आधी रात में ऋषि उठकर वॉशरूम जाता है कि तभी अचानक दिया भूत बनकर उसके सामने आ जाती है। ऋषि उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है, कहता है कि दिया तुम्हें क्या हो गया, लेकिन दिया कुछ नहीं बोलती और खतरनाक तरीके से स्माइल करती है। फिर अचानक जोर से चिल्लाती है और ऋषि पर अटैक कर देती है। उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है और बाथ टब की तरफ उछाल देती है। ऋषि अभी संभल भी नहीं पाया था कि अब वो उसका सर पकड़कर टब में डुबाने लगती है, लेकिन फिर अचानक ही वो उसे छोड़कर गायब हो जाती है और ऋषि खांसते खांसते वहीं पर पड़ जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि दिया असल में छत पर थी और वो उसी की तरफ आ रही थी। ऋषि घबराकर तुरंत उठ जाता है, लेकिन फिर वो शीशे में देखता है कि दिया उसके पीछे थी और अब वो उसे पकड़कर मिरर से टकराने जाती है कि तभी इतने में दिया की नींद टूट जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक भयानक सपना देख रही थी। वो तुरंत ऋषि के पास जाती है और उसे लगकर रोने लगती है। उसे बताती है कि बहुत बुरा सपना देखा, कि मेरे अंदर के भूत ने तुम्हें मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं। ऋषि कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मेरे अंदर भी तो एक भूत है। तुम वायलेंट हो गई तो वो थोड़ी ना साइलेंट रहेगा। खैर वो सब छोड़ो, मुझे एक बात समझ में आई है कि सिर्फ हम दोनों को ही ये दिख रहा है, क्योंकि अगर प्रोफाइल फोटो सच में बदल गई होती तो हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार हमें कॉल करके बताता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी वहां पर घर की एक मेड आती है और सामने उसी बंदे की फोटो लगी थी। ऋषि को अपनी थ्योरी टेस्ट करने का आइडिया आता है और उससे कहता है कि देखो वो फोटो पर धूल लगी है, जरा साफ कर देना। तो मेड जाकर फोटो को साफ करने लगती है और दोनों देखते हैं कि मेड फोटो को देखकर क्या रिएक्ट करती है। लेकिन मेड तो फोटो को चुपचाप साफ करके कहती है कि साफ धूल नहीं है, आपको दूर से लगा होगा, और ये कहकर चली जाती है, जिससे ऋषि की थ्योरी सही साबित हो जाती है कि फोटोज वगैरह में उन्हीं को दूसरों की शक्ल दिख रही है, लेकिन बाकी सबको नॉर्मल ही दिख रहा है। अब ऋषि दिया से कहता है कि एक काम करते हैं, ये क्या है इसके बारे में दोनों तरह से पता करते हैं। मैं जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाता हूँ, तुम चर्च जाकर फादर से बात करो, ये भूत है बीमारी, सब क्लियर हो जाएगा। बस फिर क्या था, ऋषि जाकर डॉक्टर को दिखाता है। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि कल रात आपने शमशान में किसी की चिता देखी, जिससे कि शायद आप लोग डर गए हैं और इसी की वजह से आप लोगों को भ्रम हो रहा है और कुछ नहीं। डॉक्टर का कहना था कि वो हिप्नोथेरेपी में पीएचडी है और ये प्रॉब्लम वो चुटकी में सॉल्व कर देगा। फिर वो ऋषि को मिरर के सामने बैठा देता है, लेकिन ऋषि मिरर में देखने से डर रहा था। इस पर डॉक्टर कहता है कि डरिए मत, कुछ नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर खुद मिरर में देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ दिया चर्च में होती है। फादर भी मिरर में दूसरी लड़की का चेहरा देखकर हैरान थे। दिया पूछती कि फादर क्या आने वाली लड़की मर चुकी है और उसकी आत्मा मेरी बॉडी में है, लेकिन फादर इस बारे में कुछ नहीं बता पाते कि लड़की कोई आत्मा है या कुछ और। फिर उन्हें इससे मिलता जुलता एक केस याद आता है। वो बताते हैं कि 400 साल पहले ग्रीस के गांव में भी एक बच्चे को आईने में कोई बड़ा आदमी दिखाई देता था। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने बताया कि बच्चे पर किसी डीमन का साया आ गया और डीमन को भगाने के लिए उन्होंने इस बच्चे को ही मार दिया था। मैंने तो ये किसी किताब में पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार अपने सामने ऐसा कुछ देख रहा हूँ। इधर डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं था कि शीशे में दूसरा आदमी कौन है, इससे ऋषि का क्या कनेक्शन है। इसलिए वो ऋषि से कहता है कि मैं आपको हिप्नोटाइज करके इसके बारे में पूछूंगा, आप मुझे बताना। पॉइंट ये है कि कई बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं रहती या याद नहीं रहती, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में सब बातें स्टोर रहती हैं। हिप्नोटिज्म में अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो अगर ऋषि इस आदमी को कहीं देखा होगा या उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो निकल आएगी। बस फिर क्या था, डॉक्टर ऋषि को हिप्नोटाइज करके उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगता है कि आपने इसे कहाँ देखा है, क्या आप इसे जानते हैं, या इसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज़ बताइए। लेकिन ऋषि कुछ भी बता नहीं पाता, वो आदमी तो उसके लिए बिल्कुल अननोन था। दूसरी तरफ दिया चर्च से घर भी लौट आती है। इतने में उसकी सास भी घर आ जाती है, क्योंकि कल रात से दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रहे थे और वो परेशान हो रही थी। इसके लिए वो दिया को खूब डांटती भी है और ऋषि के बारे में पूछती है। तो दिया झूठ बोल देती है कि कल वो बाथरूम में गिर गया था, डॉक्टर को दिखाने गया है। दूसरी तरफ ऋषि भी घर ही लौट रहा था। इतने में इधर उसकी माँ दिया का दूसरा रूप मिरर में देखकर डर जाती है कि हाय राम, ये मेरी बहू नहीं है, ये तो कोई भूतनी है, और चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। इसी दौरान दिया ऋषि को कॉल करती है, उससे पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। ऋषि कहता है कि कुछ टैबलेट दी हैं, बताया कि उससे ठीक हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि फादर ने क्या बताया। दिया कहती है कि कुछ क्लियर नहीं बताया, बस कहा कि फिक्र मत करो और हिम्मत से काम लो, और बताती है कि सासू माँ भी आई हुई है। कल हम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे इसलिए बहुत डांट पड़ी,
तुम्हारे बारे में पूछा तो बता दिया कि तुम बाथरूम में गिर गए, इसलिए डॉक्टर को दिखाने गए हो। तुम भी उन्हें यही बताना, और प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे अकेले अजीब लग रहा है। लेकिन ऋषि कहता है कि अभी नहीं आ सकता, पहले मैं शमशान जाकर पता करता हूँ कि वहाँ कोई 2 लोग मरे थे क्या। तुम घबराना मत, मैं जल्दी आ जाऊँगा। इसके बाद वो शमशान चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। ऋषि उनसे पूछता है कि माँ जी, क्या कल यहाँ पर कोई 30-35 साल के लड़के और लड़की की लाश को जलाया गया था? लेकिन वो बताती है कि वो लोग जवान नहीं थे, बुढ़े थे, जिससे ऋषि का दिमाग और घूम जाता है। तो फिर ये दोनों किनकी आत्माएं हैं और हम पर कहाँ से चिपटे? दूसरी तरफ ऋषि की माँ फोटो ले जाकर किसे दिखाती है? डॉक्टर थरुण को। तो इस तरह ये केस डॉक्टर थरुण के पास आया था। ऋषि की माँ कहती है कि डॉक्टर ये क्या चक्कर है, क्या मेरी बहू के ऊपर कोई भूत है? लेकिन थरुण कहता है कि अभी आपकी बहू को देखे बिना मैं कुछ नहीं बता सकता, पहले आप उसे लेकर आइए। इसके बाद ऋषि की माँ उसको कॉल करके सब बता देती है कि आज आईने में मैंने दिया की जगह कोई दूसरी लड़की को देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर थरुण के पास आई हूँ। तुम एक काम करो, दिया को लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ। अब फोन लाउड स्पीकर पर था, इसलिए दिया ने भी सब सुन लिया था। ऋषि सोचता है कि अब माँ से छुपाने का कोई फायदा नहीं, और अब अपने बारे में भी बता देता है कि दिया के जैसे मुझे भी आईने में कोई और दिख रहा है। बस फिर क्या था। इसके बाद दोनों ही डॉक्टर थरुण के पास जाते हैं और थरुण उसे साइकोलॉजिकल इशू ही बताता है। लेकिन जब ऋषि उसे मिरर के सामने ले जाकर दूसरे आदमी को दिखाता है तो फिर थरुण भी चौंक जाता है, कहता है कि ये तो बड़ा अजीब सा केस है। फिर वो एक पुलिस वाले को बुलवाता है और उसे मिरर वाले को दिखाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके पता कर सके कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन इसमें तो टाइम लगता और ऋषि को अभी जानना था कि ये लोग भूत हैं या नहीं, जिस पर डॉक्टर एक ईवीपी मशीन निकालता है जो कि स्पेशली भूतों की ही फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। वो ऋषि को उसमें कुछ बोलने के लिए कहता है, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। जिसके बाद वो ऋषि को बताता है कि ये भूत नहीं है, कोई रियर मेडिकल कंडीशन है। फिलहाल मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, मे भी उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर उनके जाने के बाद ऑफिसर कहता है कि शुक्र है, भूत की बात सुनकर तो मैं पहले डर ही गया था। जिस पर थरुण कहता है कि शीशे में कोई और दिख रहा है, तो भूत नहीं तो और क्या है। ऑफिसर कहता है कि सर ये क्या बात हुई, पहले आप मेडिकल कंडीशन बताते हैं, अब भूत बता रहे हैं। थरुण बताता है कि पेशेंट के सामने ऐसा नहीं बोल सकते ना कि तुम्हारे अंदर भूत है, वो पहले से डरे हुए हैं और डर जाएंगे। फिर वो उसे असली ईवीपी डिवाइस निकाल कर दिखाता है। पहले वाला नकली डिवाइस था, इसलिए उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन जब वो इसे प्ले करके सुनाता है तो अजीब सी डिस्टॉर्टिंग सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर इन सब के बाद जब डॉक्टर अपने घर जाने लगते हैं तभी अचानक उन्हें ऋषि दिखाई देता है, जो कि बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा था। थरुण तो सोच में पड़ जाते हैं कि इसे क्या हो गया, और इतने में वो गायब भी हो जाता है। फिर थरुण वहाँ से कैफ़े चले जाते हैं तो ऋषि कैफ़े के बाहर भी उसे स्टॉक कर रहा था। फिर देखते ही देखते वो गायब भी हो जाता है। फिर थरुण जब वहाँ से अपनी कार में जाने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि मिरर में वही भूत दिखाई दे रहा था, यानी कि बैक सीट पर ऋषि बैठा हुआ था। डॉक्टर समझ जाते हैं कि ऋषि जानबूझकर उसे डरा रहा है। फिर वो बाहर निकलकर उससे बात करते हैं, कहते हैं कि अरे यार, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? तो असल में ऋषि को शक हो गया था कि डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहा है, उसे सही बात नहीं बता रहा, इसलिए वो ये सब कर रहा था ताकि डॉक्टर को एहसास करा सके कि डर कैसा होता है, उसे कैसा लग रहा है। और अब उसे सच जानना था तो डॉक्टर उसे बता ही देता है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है वो भूत ही है। पेशेंट को ये बताने से पैनिक अटैक पड़ सकता है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। बाकी मुझे इस केस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम्हें थोड़ा तो पेशेंस रखना होगा। मुझ पर यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बदले में ऋषि माफ़ी मांगता है कि सॉरी डॉक्टर, आपको परेशान करने के लिए, और फिर ड्रिंक करने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ पर एक आदमी नशे में उसके साथ बीसी करने लगता है। तो ऋषि कहता है कि भाई मेरे साथ बीसी मत कर, मेरे अंदर भूत है। लेकिन वो आदमी को समझ में नहीं आता क्योंकि वो तो नशे में था, और इसी दौरान वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है, जिससे वो उसकी जगह दूसरे आदमी की शक्ल देखकर चौंक जाता है। वो पूछता है कि भाई ये सब क्या है? ऋषि बताता है कि भाई मैंने कहा था ना मेरे अंदर भूत है, ये वही है। जिससे डरकर उस आदमी का नशा वशा सब उतर जाता है और वो भाग जाता है। खैर अगले दिन थरुण ऋषि और दिया को बुलाते हैं क्योंकि ऑफिसर ने पता लगा लिया था कि मिरर में दिखने वाले भूत किसके हैं। ऑफिसर बताते हैं कि जिस रात वो लोग उस शमशान घाट के पास थे, उसी रोड पर एक एक्सीडेंट में एक कपल की मौत हो गई थी, जिनके नाम थे अर्जुन और माधवी। और फिर न्यूज़पेपर में खुद की फोटो देखकर तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उस रात वो एक्सीडेंट में सरवाइव नहीं किए थे, बल्कि उनकी मौत हो गई थी। असल में अर्जुन और माधवी इनका नाम है, ये लोग भूत हैं। और जब से ये दोनों ऋषि और दिया की बॉडी में हैं, मिरर में ये दोनों दिखते हैं। अब क्योंकि इनकी मेमोरी आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए खुद को ऋषि और दिया ही समझ रहे थे। ऋषि और दिया इनको मिरर में देखकर डरते थे
और जो लोग वो फील करते हैं इन्हें भी वही फील होता है, क्योंकि ये खुद को ऋषि और दिया ही समझ रहे थे। इन्हें पता ही नहीं था कि ये लोग मर चुके हैं और वो ऋषि और दिया की बॉडी में है, और वो घर भी उनका नहीं है, ऋषि और दिया का है। इसलिए घर में उनकी फोटोज लगी थी, फोन भी उन्हीं के हैं, तो डीपी भी उन्हीं की लगी होगी ऑब्वियसली। और वो ऋषि की माँ है, अर्जुन की नहीं। ये दोनों अब तक इनकी बॉडी में इनकी मेमोरी के साथ सब कुछ देख और समझ रहे थे। डॉक्टर थरुण इस कहानी को अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे थे, इसलिए सुनने वाले अर्जुन और माधवी को बाहर और ऋषि और दिया को मिरर के अंदर इमेजिन कर रहे थे, जबकि रियलिटी इसके ठीक अपोजिट थी। और इसलिए हमें भी यही दिखाया जा रहा था और आगे भी ऐसे ही दिखाया जाएगा। आगे भी इसे अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे। खैर, अब कहानी कंटिन्यू होती है, जहां अर्जुन और माधवी को अपनी रियलिटी समझ आ गई थी, तो वो भी वजूद में आ गए थे और वो लोग भूत थे, इसलिए वो ऋषि और दिया को कंट्रोल कर रहे थे। अर्जुन को अब यह जानना था कि इनकी बॉडी में वो कैसे आए, जिसके लिए वो शीशे के सामने जाकर उनसे बात करने की सोचते हैं। अर्जुन जब ऋषि को मिरर के सामने लेकर जाता है तो उसे देखते ही वो डर कर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि मुझसे डरो मत, मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। और अब यहाँ पर पता चलता है कि उस रात ये दोनों भी उसी रोड से गुजर रहे थे। एक्सीडेंट स्पॉट पर कार लगी देखी तो वहां देखने आ गए। उस वक्त अर्जुन और माधवी की बॉडी कार में नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा कार से ही जुड़ी हुई थी, जो वहां से इनके ऊपर लग गई। फिर वहीं से दोनों शमशान गए थे, जहां ऋषि ने दिया को डराया भी था। फिर वहां से जब दोनों अपने घर आए तो शीशे में अपने अंदर के भूत यानी कि अर्जुन और माधवी को देखकर डरने लगे थे। अर्जुन और माधवी सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे, बस उन्हें इसका अपोजिट दिख रहा था। खैर, अब ऋषि की बॉडी में अर्जुन भी एक्टिव हो चुका था, तो अब अर्जुन थरुण से बात करने जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह देते हैं कि तुम लोग अपनी मेमोरी को रिवाइव करने की कोशिश करो, अपने घर जाकर अपने असली माँ बाप को पहचानने की कोशिश करो। जिसके बाद अर्जुन दिया के साथ अपने एड्रेस पर जाता है, जहाँ उसे याद आने लगता है कि यहाँ वो कभी क्रिकेट खेला करता था। फिर अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ उसे अपना बचपन याद आने लगता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि उसके माँ बाप अभी भी उसकी मौत के गम में रो रहे थे। उससे देखा नहीं जाता और वहाँ से तुरंत वापस आ जाता है। फिर धीरे धीरे उनको सब बातें याद आने लगती हैं और अब हमें अर्जुन और माधवी की पूरी कहानी पता लगती है कि ये दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अर्जुन शुरू से ही कबीर सिंह टाइप था, तो कॉलेज में वो खूब लड़ाई वगैरह करता रहता था, इसलिए माधवी के मॉम डैड को पसंद नहीं था और इसलिए वो दोनों की शादी के खिलाफ थे। फिर जब अर्जुन के मॉम डैड ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोग नहीं माने और उल्टा इनका झगड़ा हो गया। अब बात अर्जुन के मॉम डैड के सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई, वो भी इन दोनों की शादी के खिलाफ हो गए। तो फिर अर्जुन और माधवी ने क्या किया कि वो भागकर कोर्ट मैरिज कर लिए, जिससे उन दोनों के घर वाले ही उनसे नाराज हो गए और अपने बच्चों से ही अपना मुंह मोड़ लिए थे। खैर, फिलहाल तो अर्जुन को ऋषि की बॉडी में ट्रैप होकर नहीं रहना था, उसे बाहर निकलना था, जिसके लिए वो तरह तरह के आइडिया सोचता है। ऋषि को पानी में डुबाने की कोशिश करता है ताकि सफरिंग की वजह से उसकी आत्मा बॉडी से बाहर आ जाए, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। इसके बाद वो उसे ट्रेडमिल पर फुल स्पीड पर भगाता है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता और इन सब में बेचारे ऋषि की फजीयत हो जाती है। फिर इसके बाद वो एक तांत्रिक के पास भी जाते हैं कि वही अर्जुन को ऋषि की बॉडी से निकाल दे, लेकिन वो तांत्रिक ही फ्रॉड निकलता है। असली भूत देख कर तो वो खुद ही डर जाता है, जिससे हार मानकर अर्जुन को ऋषि की बॉडी में रहना पड़ता है। और रही बात माधवी की, तो उसकी तो दिया से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिरर के सामने बैठकर दोनों घंटों बातें किया करते थे। इस तरह से इनके दिन बीत रहे थे। फिर एक रात अर्जुन को सपने के थ्रू सब याद आ जाता है कि उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था, कि एक्सीडेंट में घायल होने के बाद भी दोनों जिंदा थे। फिर अर्जुन देखता है कि बाहर से कुछ लोगों ने गाड़ी पर अटैक किया था, जिसके बाद अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इन सब से तो अर्जुन को यही समझ आता है कि उनकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मारा गया था। फिर अर्जुन शीशे के सामने जाकर ऋषि से बात करता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि उस रात रास्ते में वो आदमी उनसे झूठ बोला था कि सामने एक्सीडेंट हुआ है और रास्ता बंद है, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो इन्हें जानबूझकर दूसरे सुनसान रास्ते पर भेज दिया था, जिससे कि अर्जुन को समझ आता है कि वहां कुछ लोग पहले से उन्हें मारने के लिए ट्रैप लगाए थे और उस कार के जरिए उन्होंने ही एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन जब ये एक्सीडेंट में सर्वाइव कर गए तो खुद ही आकर वो इन्हें खत्म कर दिए। अर्जुन तुरंत जाकर माधवी को ये बताता है कि हमारी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, हमारा मर्डर हुआ है और अब अर्जुन को इसका बदला लेना था। लेकिन माधवी मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी गलत मत करना, तुम्हारी वजह से बेचारा ऋषि फंस जाएगा, हमारा केस पुलिस देख लेगी, तुम शांत हो जाओ। लेकिन अर्जुन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो कहता कि कैसे शांत हो जाऊं, उन्होंने हमारी लाइफ हमसे छीन ली, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
तभी इसी दौरान उसकी नाक से खून आने लगता है, जो कि एक्चुअल में ऋषि का था। और अब यहाँ पर एक और पंगा हो गया था। अगले दिन अर्जुन जाकर तुरंत डॉक्टर थरुण से बात करता है। उससे पूछता है कि ऋषि की जान को कोई खतरा तो नहीं। थरुण कहता है कि नहीं, असल में तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है, इसलिए ऋषि का दिमाग कंफ्यूजन में है। ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होना आम बात है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट कहानी को बीच में रोककर कहता है कि इस बार भी डॉक्टर आपने झूठ बोला था ना, ताकि वो डर ना जाए। ऋषि की जान वाकई खतरे में थी। डॉक्टर थरुण कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वो पूछता है कि लेकिन डॉक्टर ऐसा हो क्यों रहा है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं क्योंकि अब एक साथ दो मेमोरीज एक्टिव हो गई हैं, जिसे ऋषि का अकेला दिमाग हैंडल नहीं कर पा रहा। ऊपर से अर्जुन के इमोशंस, उसका गुस्सा और ऋषि का डर, अकेले ऋषि का दिमाग ये सब नहीं सह पा रहा। और अब अगर ऐसा कुछ दिन और चलता रहा तो ऋषि का ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऋषि की जान खतरे में है। ये बात डॉक्टर उन लोगों को तो नहीं बताते, लेकिन ऋषि की माँ को बता देते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। लेकिन डॉक्टर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आप चिंता ना करें, हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसी बीच अर्जुन ऑफिसर से मिलने जाता है और अपने एक्सीडेंट वाले केस को मर्डर बताकर पता करने को बोलता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। फिर एक दिन किस्मत से अर्जुन को वही आदमी दिख जाता है जिसने उन्हें दूसरे रास्ते पर भेजा था। और शॉकिंगली वो आदमी किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों से मिला हुआ था जिन्हें अर्जुन ने स्टार्टिंग में मारा था, जिससे अर्जुन समझ जाता है कि इनके मर्डर के पीछे इन लोगों का ही हाथ था। दूसरी तरफ थरुण एक सर्जन से मिलकर ऋषि की ब्रेन सर्जरी करने की बात कर रहा था, लेकिन सर्जन इसके लिए एग्री नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि एक ब्रेन में दो लोगों की मेमोरी एक साथ एक्टिव होना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये एक सुपर नेचुरल केस है जिसे आप साइंस की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। इस सर्जरी में बहुत रिस्क है। जिस पर थरुण कहते हैं कि सर्जरी नहीं हुई तो ऋषि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन ही जी पाएगा। हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तब जाकर सर्जन सर्जरी के लिए मान जाता है। फिर ये बात वो अर्जुन को बता देता है कि डॉक्टर ऋषि की एक छोटी सी सर्जरी करेंगे जिससे तुम ऋषि की मेमोरी से बाहर हो जाओगे। अर्जुन समझ जाता है कि सर्जरी के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार था क्योंकि उसका कहना था कि मैं तो वैसे ही मर चुका हूँ, मेरी वजह से बेचारा ऋषि और उसकी फैमिली वाले क्यों सफ़र करें। इसके बाद अर्जुन माधवी को लेकर रेस्टोरेंट जाता है टाइम स्पेंड करने, लेकिन वहाँ पर वो उन्हीं में से एक आदमी को देख लेता है और फिर कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए उनकी लोकेशन तक पहुँच जाता है जहाँ पर उनका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रखा था। उनका लीडर भी वही था जिसने माधवी को थप्पड़ भी मारा था। अर्जुन अब सबसे बदला लेने की सोच लेता है, लेकिन पहले वो फेस पर रुमाल बांध लेता है ताकि ऋषि प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। और फिर वो जाकर सबको बुरी तरह से मारता है। उसका तो मन कर रहा था कि सबको जान से मार दूं, लेकिन इससे केस खराब हो जाता है। ऋषि को कोई दिक्कत ना हो इसलिए बस वो उन पर अपनी भड़ास निकालकर छोड़ देता है और फिर वहां से वापस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। माधवी को पता भी नहीं लगता कि वो क्या करके आया है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर ने अर्जुन का केस सॉल्व कर दिया था। वो अर्जुन को थाने में बुलाकर एक्सीडेंट से जुड़े सभी लोगों के बयान सुनवाता है, जिसमें कि रिवील होता है कि अर्जुन का सोचना बिल्कुल सही था। उस रात इन लोगों का उन्हें मारने का प्लान था, जिसके लिए पहले चालाकी से उन्हें दूसरे रोड पर भेजा और पीछे जीप में सब उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, अर्जुन और माधवी का पहली एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि उन्होंने प्लान नहीं किया था। वो गाड़ी वाला उनका आदमी नहीं था, कोई रैंडम बंदा था जो वहां से गुजर रहा था। अब ये एक्सीडेंट देखने के बाद तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो अपना आधा काम तो हो ही गया, अब चलकर इन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग बैठकर दारू पी रहे थे। एक्सीडेंट देखकर वो उनकी मदद के लिए आते हैं। कार अंदर से लॉक था इसलिए वो शीशा तोड़कर उनको बाहर निकालते हैं, जिन्हें अर्जुन गलती से अटैकर समझ लिया था, जबकि वो तो मदद करने आए थे। लेकिन जब तक वो उन्हें कार से निकालते हैं तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। दूर से ये लोग देखकर और खुश हो जाते हैं कि अपना काम तो वैसे ही हो गया और वहां से चले जाते हैं। फिर इतने में वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग भी डरकर वहां से भाग जाते हैं कि कहीं हम पुलिस के झमेले में ना फंस जाएं, और एम्बुलेंस उनकी डेड बॉडीज को ले जाती है। तब जाकर अर्जुन को समझ आता है कि उन दोनों की मौत एक्सीडेंट में ही हुई थी, जिसमें उसी की गलती थी। फिर ये सब वो माधवी को बता देता है कि अब तक मैं समझ रहा था कि हमारा मर्डर हुआ है, जिन्होंने ये किया उनको जान से मारने का मन कर रहा था, जबकि गलती खुद मेरी थी। मैंने ही ड्राइविंग करते वक्त लापरवाही दिखाई। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी भी जान चली गई। अपने साथ साथ मैंने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और रोने लगता है, जिस पर माधवी उसे समझाती है कि तुम अपना दिल छोटा मत करो, उस एक्सीडेंट के लिए मैं भी तो जिम्मेदार थी, और अगर अकेले तुम्हारी मौत हो जाती तो तुम्हारे बिना फिर मैं कैसे जीती। कम से कम मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इसी बात से मैं खुश हूँ। खैर अब इन दोनों का ऑपरेशन होने वाला था, तो सोचते हैं कि जाने से पहले एक बार अपने माँ बाप से मिल लेते हैं। अगले दिन अर्जुन अपने घर जाता है, लेकिन क्योंकि वो ऋषि की बॉडी में था
इसलिए उसके मॉम डैड उसे पहचान नहीं पाते। पूछते हैं कि तुम कौन हो बेटा। तो अर्जुन उन्हें शीशे के सामने लेकर जाता है, जिसमें कि वो अर्जुन को देखकर भावुक हो जाते हैं कि हमारा बेटा लौट आया, और वो उसके गले लगकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ माधवी भी अपने माँ बाप से मिलती है। दोनों अच्छे से अपने अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अर्जुन उन्हें बताता है कि मैं कुछ समय के लिए ऋषि की बॉडी में था, अब मुझे जाना होगा, लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि आप नहीं रोएंगे, नहीं तो मेरी आत्मा भी रोएगी, इसलिए आप अच्छे से रहना। और उन्हें लास्ट गुड बाय कहकर चला जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, जिस शीशे में वो दिखा था वो उसी से लगकर रोने लगती है। खैर, अब इन सब के बाद दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ माधवी अर्जुन को बताती है कि अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है, अब वो खुशी खुशी जा सकती है। अर्जुन का भी यही सोचना था। फिर दोनों अपने फेट को एक्सेप्ट करके बेड पर जाकर लेट जाते हैं और एक दूसरे को आखिरी बार देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए आता है तो अर्जुन और माधवी ऑलरेडी उनकी बॉडी से जा चुके थे। अब वो शीशे में दिखाई नहीं दे रहे थे और ऋषि और दिया को कुछ भी याद नहीं था कि उन्हें क्या हुआ था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा हुआ कैसे। तो असल में अपने माँ बाप से मिलकर उनसे बात करके दोनों की आत्माओं को फाइनली शांति मिल गई थी। दोनों ने कहा भी था कि अब हमें कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए उन्हें मुक्ति मिल गई और वो चले गए। इसी के साथ डॉक्टर थरुण अपनी कहानी को खत्म करते हैं। फिर सब स्टूडेंट्स वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट डॉक्टर से कहता है कि क्या कभी अर्जुन दोबारा आएगा। डॉक्टर कहते हैं कि आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक लास्ट बार मैं उसको हक करना चाहता था, मुझे गुड बाय तक नहीं किया उसने, ऐसे ही चला गया। तो स्ट्रेंजली वो लड़का आकर डॉक्टर को हक करता है और कहता है कि पता नहीं क्यों आपको हक करने का मन किया। पहले तो डॉक्टर को समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका नाम अर्जुन है और उसके साथ जो लड़की थी वो उसे माधवी कहकर बुला रहा था, तो वो सब समझ जाते हैं। फिर लास्ट में दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे अक्सर माधवी कहकर क्यों बुलाते हो। तो अर्जुन कहता है कि बटरफ्लाई, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन सही समय आने पर तुम खुद समझ जाओगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसकी एंडिंग का तो यही मतलब हो सकता है कि अर्जुन और माधवी का पुनर्जन्म हो चुका है। और देखा जाए तो अर्जुन और माधवी की मौत 2013 में हुई थी और अब 2035 चल रहा है, यानी इस बात को 22 साल हो चुके हैं। और इन दोनों की एज भी लगभग 20-21 साल ही है। तो अगर मरने के अगले साल ही दोनों ने दोबारा जन्म लिया होगा तो उनकी एज इतनी होगी। फिल्म की स्टार्टिंग में ही हमें हिंट भी दिया गया था, जैसे कि हम जानते हैं कि ये लोग पहले पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करने आए थे, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें अर्जुन और माधवी की कहानी सुना दी। वैसे लास्ट में दोनों की बातों से तो यही पता लगता है कि माधवी को पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, लेकिन अर्जुन को याद है, इसलिए वो उसे माधवी और बटरफ्लाई कहकर बुला रहा था, जबकि इस जन्म में उसका नाम कुछ और है, जिसे कि डिस्क्लोज नहीं किया गया। और शायद वो जानबूझकर यहाँ उसे कहानी सुनाने लाया था ताकि उसे सब याद आ जाए। फिलहाल तो उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन एक दिन याद आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों का प्यार और बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि इस जन्म में भी दोनों साथ में हैं। फिल्म के लास्ट में एक मैसेज भी दिया जाता है कि हर साल रोड एक्सीडेंट में न जाने कितने अर्जुन और माधवी की मौत हो जाती है, जिन्हें अपने फैमिली वालों को लास्ट गुड बाय कहने का भी मौका नहीं मिलता है, इसलिए ड्राइव करते वक्त लापरवाही ना दिखाएं। इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।